और शंख की ध्वनि के साथ इस शुभ अवसर का शुभारंभ हुआ। उपस्थित सभी अतिथिगण, उद्योग जगत के साथियों और मेरी टीम के प्रिय साथियों, सहयोगियों, आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है। आज मीटेट आगरा 2025 के इस भव्य उद्घाटन समारोह में हम सभी एक साझा उद्देश्य एकत्रित हुए हैं। भारत के फुटवियर और लेदर उद्योग की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं माननीय श्री नंदी गोपाल गुप्ता जी नंदी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदैव उद्योग जगत के हितों को प्राथमिकता दी है और निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो नीति सहयोग एवं मार्गदर्शन उन्होंने प्रदान किया है, वह सब हम सबके लिए प्रेरणा स्वरूप है। उनका जुझारू व्यक्तित्व हम सबको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री राजेंद्र कुमार जलान जी का, जिन्होंने सीएलई के चेयरमैन के रूप में अपने दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार को उद्योग जगत के लिए सहायक नीति को बनाने की नई दिशा दी है। उनके व्यक्तित्व में है कि वे सबको साथ देके चलते हैं। धन्यवाद आप अतिथि मित्रों। मीटेट आगरा हमारे आगरा एंड एमएक की पहचान है। फुटवेयर उद्योग न केवल रोजगार और निर्यात में वृद्धि करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया का एक ब्रांड फॉर वर्ल्ड की भावना को भी साकार करेगा। इसी विश्वास एंड उत्साह के साथ में मीटेट आगरा 2025 में आए हुए एग्जीबिटर्स एंड विजिटर्स का सबका स्वागत करना चाहता हूं और उनके सफल व्यापार की कामना करता हूं। धन्यवाद। एक बहुत सुंदर बात कहीं मैंने पढ़ी थी कि यदि आप सबसे आगे निकलना चाहते हैं, यदि आप सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो अकेले बढ़िए, बिना डरे अकेले बढ़िए। लेकिन अगर आप दूर तलक चलना चाहते हैं, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, तो सबके साथ साथ चलिए, मिलकर चलिए। ऐसे ही एक लंबी दूरी को तय करने के लिए, एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए, आगरा का जूता उद्योग एक नई ऊंचाइयों को छुए, इस उद्देश्य से साथ साथ चलने के लिए मीटेट आगरा का ये 17वां एडिशन हम सबके बीच है, जिसके औपचारिक उद्घाटन के लिए, विधिवत उद्घाटन के लिए मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूंगा। और आपको यह बताना भी चाहूंगा कि उद्घाटन के कई तरीके होते हैं। आज एक नया तरीका आपके बीच में यहाँ लेकर आ रहे हैं, और वो है घंटे की शुभ ध्वनि से इसका शुभारंभ होगा। माननीय मंत्री जी और सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा, मीटेट आगरा की गूंज आगरा से लेकर पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करें। ये घंटे और शंख की ध्वनि के साथ इस शुभ अवसर का शुभारंभ हुआ। एक नव प्रभात का उदय इस घंटे की ध्वनि के साथ हुआ है, और इस ध्वनि के साथ ही आज मीटेट आगरा के 17वें एडिशन का शुभारंभ हम सबके मध्य माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं एक बार जोरदार तालियों से।
इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय राजेंद्र कुमार जालान जी को। आप आए, हम सबको यहाँ पर अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय जालान जी। किया है तावर साहब को। तावर जी इस कार्यक्रम के और एफमेक के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी और सारे मेरे दोस्त जो एफमेक के यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो मैं किसका राजेश साइकिल करें मेरा नाम लो, राजीव करें मेरा, कैप्टन राणा उधर है, प्रदीप जी है और राकेश गंज जी सर। मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन गोपाल भाई के फोन ने मेरे को कहा कि नहीं आपको आना ही है यहाँ पे, चाहे तुम कितनी भी गोली खा के आओ लेकिन तुमको यहाँ पे आना है हर एक हालत में। तो वैसे अब उसके बाद में जब हमको इंस्पिरेशन मिल रही है, जब मंत्री जी ने अभी बताया कि वो कल बिहार से बनारस आए, बनारस से प्रयागराज आए, वहाँ कार्यक्रम किया और रात में 1:30 बजे ट्रेन में बैठ करके सुबह यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे हम लोगों के साथ में कुछ समय व्यतीत करके फिर शाम को फिर जा रहे हैं। तो कहने लगे क्योंकि मैंने टाइम दे दिया था आपकी इंडस्ट्री को, तो इसलिए मैं यहाँ पे आना मैंने उचित समझा। तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो आदमी बिहार में इनकी ड्यूटी लग गई थी। तो सर ये वजह एक और भी है, आप सब मेरे लिए आगरा बहुत ही मेरे दिल के क्लोज है और मेरे सारे ही यहाँ पे जितने लोग हैं आगरा में सभी मेरे दोस्त हैं। सबको शायद मैं जितने भी लोग हैं उनको फर्स्ट नेम से ही बात करता हूँ और वो भी मेरे से चेयरमैन नहीं बताते हैं, वो भी सब फर्स्ट नेम से ही मेरे साथ में बात करते हैं और काफी हम क्लोज भी हैं। सर ये दलजीत सिंह सर, आपने ये 17 साल पहले जो एक प्रयास शुरू किया, शायद ये बहुत ही एक अच्छी सोच थी उस समय सोचना। आज के दिन तो शायद सब लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे सप्लाई चेन का इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। आज के दिन हम पीछे हैं अगर, तो इस सप्लाई चेन के इकोसिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश में हम पीछे हैं। हमारे पास में सप्लाई चेन का इकोसिस्टम नहीं। और आज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मीट एट आगरा पे, क्योंकि मैं पहले एडिशन में जो कि तंवर साहब वो कहाँ हुआ था, ताजमहल के बगल में, उसका क्या जगह, कलाकृति में जो हुआ था, मैं उस दिन से यहाँ पे फर्स्ट एडिशन में भी आया था। उसके बाद वो पोस्टर, हाँ, तार घर में होता था, उसमें भी आता था। तो मेरे को उसका, क्योंकि 10 साल पहले भी मैं 2013-14 में भी चेयरमैन था, तो तब भी मैं उसके बाद भी आता रहा और दावर साहब का प्रेम हमेशा खींच लाता था, आप लोगों का प्रेम खींच लाता था यहाँ पे। तो उससे और पिछली बार जो भी मैंने देखा, बहुत ही बड़ा चेंज आ गया है। इससे कम से कम जो हमारी सप्लाई चेन अवेलेबल है इस यहाँ पे हिंदुस्तान में, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सप्लाई चेन आपके पास यहाँ पे आती है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये कहा कि सर हमारे यहाँ अभी ये पॉलिसी हो गई है, अगर मैंने खुद जा करके बुलाने की कोशिश की है, वो सब जो उनके टीयर 2 सप्लायर हैं, मतलब जो कंपोनेंट सप्लायर है, वो भारतवर्ष के कंपोनेंट सप्लायर के साथ में चीन, वो सब चीन के, और वो भारतवर्ष के कंपोनेंट सप्लायर्स के साथ में जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उनको चाहे कुछ भी करें, उनको आपको परमिशन देनी पड़ेगी और कुछ ना हो सर, खाली 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वो लोग अपना डाइल्यूट कर सकते हैं। सर इसमें बस एक आपसे निवेदन है, इन्वेस्ट यूपी में, और जो उनका तमिलनाडु में एक गाइडेंस करके उन्होंने बना रखा है, जैसे इन्वेस्ट यूपी है उसी तरीके से। अब वो जब मेरे साथ में उनके ऑफिसर वियतनाम गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल। उन्होंने इमीडिएटली सर चौथे दिन या 5वें दिन जो है वो ताइवानीज बोलता था, मैंड्रिन लैंग्वेज बोलता था, और वो वहाँ पे आदमी जो है वो वहाँ के लोगों से बात करके जॉइंट वेंचर ला रहा है। हमारे प्रदेश में इतना एग्रेशन नहीं है। ये इन्वेस्ट यूपी को सर, ये काम अगर इन्वेस्ट यूपी करेगा कि सर प्राइवेट आदमी अपॉइंट करें, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को भेजें, किसी को भी भेजें, लेकिन जिस जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे इमीडिएटली आदमी को किसी को भेजना पड़ेगा।
क्योंकि हम लोगों के साथ में और इमीडिएट हम लोगों को बुलाएं। प्रदेश के जितने भी उद्यमी हैं, किसी भी, कोई जरूरी नहीं खाली चमड़े के, वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं, उन लोगों को फौरन बुलाएं और हमारे साथ में हमको जो है यहाँ पे बुला करके यहाँ पे जॉइंट वेंचर कराएं उत्तर प्रदेश में। तो सर यही कुछ छोटी सी चीजें थी। बाकी मैं सारे उद्यमियों से यह अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करें और इनोवेशन पे और डिजिटलाइजेशन के ऊपर पूरा ध्यान दें। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो उस दौरान एक और आकर्षण रहता है, वो रहता है कुछ लोगों को सम्मानित करने का, कुछ उद्योगों को उनके कार्यों को सम्मानित करने का। तो ऐसे ही एक प्रेरक व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री जी और अन्य सभी डिग्निटरीज से कि कृपया मंच पर थोड़ा सा आगे आएंगे। जिस दिए में जान होगी वह ही बदलता रह जाएगा, वह जलता रह जाएगा। ऐसे ही हवाओं के बीच में एक रोशनी की किरण लेकर आगे बढ़ने वाले आदरणीय पूरन डावर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपने विचारों से हम सबको प्रेरित करें। लेकिन ये आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर चैम्बर द्वारा आयोजित ये मीट एट आगरा का 17वां संस्करण है और आज इस मंच पर उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग, प्रवासी भारतीय, निवेश और साथ में निर्यात प्रोत्साहन के एक महत्वपूर्ण मंत्री जिनके पास एक बड़ा उद्योगों को संवर्धन का उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर भार है, उनको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है और वो आज हमारे बीच आए हैं। निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा रहेगी कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी छलांग लगाए और मीट एट आगरा को उनका आशीर्वाद एक बड़ी, मुझे लगता है कि एक छलांग लगाने के लिए हमको प्रेरित करने वाला है। आज अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र कुमार जालान साहब एक मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के धनी के साथ साथ जो नीतिगत उसमें माहिर है और न केवल नीतियों की तह तक पहुंचते हैं बल्कि उनको ड्राफ्ट करने तक की क्षमता भी रखते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर के हमारे लेदर उद्योग के महत्व को रखा है। उद्योग के महत्व को सर माननीय मंत्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है और हमेशा केंद्र और राज्य सरकार का एक फोकस रहा है इसमें। इस महत्वपूर्ण उद्योग इसलिए है कि इसमें श्रम की दृष्टि से बहुत सारे लोगों को रोजगार, ऐसा कोई दूसरा उद्योग नहीं है जिसमें इतने सारे रोजगार मिलते हों और साथ में निर्यात में बड़ी संभावनाएं होने के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का है, इसलिए लगातार सरकार का फोकस इसमें रहा है। और आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 1994 में इसका गठन हमने किया और उस समय पर सामान्यतः जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशन या चैम्बर्स बना करते थे वो सरकारी व्यवस्थाओं के साथ जूझने और संघर्ष करने के लिए बनते थे। लेकिन आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर चैम्बर एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है
जिन्होंने अपनी भूमिका को एक सकारात्मक रूप में और उद्योग के संवर्धन के रूप में लिया। उद्योग को किस तरह से एक सामूहिक प्रयासों के साथ में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस उद्देश्य के साथ में लिया। और उस समय जब यूएसएसआर को एकमात्र एक्सपोर्ट हुआ करता था, उससे पहले जो यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में लगभग 0 पर आ गया था, उसको आज हम 4000 करोड़ रुपए के सीधे निर्यात तक लाने में सक्षम हुए हैं। आगरा की एक बड़ी भूमिका है। और मीट एट आगरा की शुरुआत हमने 2007 में की। आज इसके 17 संस्करण हो चुके हैं। कि आगरा की जो एक पारंपरिक क्लस्टर है, वो क्लस्टर की भूमिका कैसे और बढ़े और किस तरह से आर्टिजन आगे बढ़ करके अपने आप को लघु उद्योग में और लघु उद्योग मध्यम उद्योग में और मध्यम उद्योग लार्ज स्केल में किस तरह से आगे बढ़े, इस दिशा के साथ में मीट एट आगरा हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। इसमें लगभग 250 से ऊपर कंपनियां भाग ले रही हैं, जो एक सेक्टोरियल फेयर के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 250 से ऊपर कंपनियां इसमें अपना लगातार भागीदारी, अपना प्रदर्शन उत्पादों का कर रही हैं। उसके साथ में हम लोग इसका टेक्निकल सेशंस भी रखते हैं और युवाओं को भी आमंत्रित करते हैं, स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपनी संभावनाएं केवल नौकरी की तरफ, जॉब की तरफ ना देखें, इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखें और अपने इस उद्योग में संभावनाओं को देखें। क्योंकि ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें बहुत सबसे कम पूंजी लगती है और सबसे ज्यादा रोजगार मिलते हैं और छोटी पूंजी के साथ में स्वयं एक इंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसलिए इसमें बहुत सारे संभावनाएं होने के लिए इसमें हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि एक्सपर्ट्स को बुला करके युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। कल पूरे दिन ये सेशंस चलेंगे इनको प्रोत्साहित करने के लिए। आज भी बैंकिंग के अतिरिक्त हम अपनी फाइनेंस की आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, किस तरह से अपनी ब्याज दरों को कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फैक्टरिंग की क्रिया है, बैंकिंग के अलावा जो पैरेलल बैंकिंग सोर्सेज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनको सबको यहाँ भी बुलाए, आमंत्रित किया जाता है। क्या है मेरा सकारात्मक हमेशा विचार के साथ में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण दिया है, एक सुरक्षित वातावरण दिया है उद्योगों को आगे बढ़ने के लिए। और उस सुरक्षित वातावरण में उद्योग उत्साहित हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग में एक बड़ी लंबी छलांग लगाई है, उसके लिए हम सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं। हम चाहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर हो। पहले पायदान के लिए मेरे कुछ थोड़े से छोटे एक सुझाव हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी अगर उद्योग के लिए, फैक्ट्री के लिए प्लान अप्रूवल कराना हो तो उसमें सर अभी भी 13 एनओसी लेने पड़ते हैं। हालांकि राकेश जी के प्रयास से भी अभी कुछ परिवर्तन उसमें अवश्य आया है। 13 एनओसी लेने में, और वो एनओसी ऑनलाइन नहीं है अभी तक, वो उसमें काफी लंबा समय लगता है। सही मायने में हमें एक रियल सेंस में वन विंडो की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि उद्योगों के जितने प्लान अप्रूवल हो वो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, और एक वन विंडो सारे अप्रूवल, चाहे वो पर्यावरण से हो, चाहे वो फायर का हो या वो एक ही विभाग से हमें सारे मिले। एक बड़ी समस्या आती है जब हम उद्योगों के लिए कृषि भूमि लेते हैं। कृषि भूमि में 143 या सेक्शन 80 होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं कोई नाली या दगरा रह जाता है। तो नाली या दगरा के लिए भी एक लंबी प्रक्रिया के साथ में हमको निकलना पड़ता है। हालांकि अभी कुछ छोटी राशि के जो हैं वो लोकल स्तर पर, कमिश्नर स्तर पर दिए गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसकी एक सीधी प्रक्रिया हो कि प्लान अप्रूवल के साथ में एक फीस, एक छोटी फीस के साथ में उसे पहले से उस नाली दगरे को का ट्रांसफर कर दिया जाए कि लंबी प्रक्रिया से हमको न गुजरना पड़े। ये इससे गति हमारी बढ़ सकेगी। आगरा, ये कई मंचों पर लगातार बात होती रहती है, आगरा टीटीजेड की मार से लगातार पिछले 1984 से लेकर
1996 में जजमेंट आया, कोल एंड कोक आधारित उद्योग यहाँ पर प्रतिबंधित हैं, लेकिन बीच बीच में कई इस तरह के जजमेंट कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमारे सर्वोच्च न्यायालय तक को गुमराह कर देते हैं, और गुमराह करके एक अपनी गैस सब चीज सब्सिडी लेने के कारण कि और उद्योगों का एक्सपेंशन ना हो, कोई ना कोई बीच में रोक आ जाती है। विडंबना तो यह है कि जहां एक सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका संरक्षण करे, हमारे फंडामेंटल राइट्स को पिछले कई वर्षों से रोक दिया गया है कि काम करने के अधिकार को, काम करने के एक्सपेंशन को रोका हुआ है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो अभी तक लचर पैरवी है, उस पैरवी को बहुत यानी सक्षम स्तर पर करना है। मुझे लगता है कि देश के सॉलिसिटर जनरल को भी हमको यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, और इस समस्या को TTZ का जो बार बार ये प्रश्न आता है, हालांकि ये बहुत अच्छी खबर है, जूता उद्योग के यहाँ तक बात करें तो वो व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री में आ गया है, तो शायद आगरा में TTZ एरिया में जूता उद्योग की समस्या नहीं रही, लेकिन बहुत सारे उद्योग जो दूसरे हैं जो आज जूझ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पर्यावरण या कोई भी कंप्लायंस करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, और वो कंप्लायंसेस आज टेक्नोलॉजी का समय है, और टेक्नोलॉजी के समय में हम रियल टाइम मॉनिटरिंग, चाहे आप लखनऊ से बैठ करके उसकी मॉनिटरिंग करें या सुप्रीम कोर्ट से बैठ के मॉनिटरिंग करें, उसके लिए हम तैयार हैं। हमारी फैक्ट्री में एयर पोल्यूशन मीटर लगाना हो या डिस्चार्ज मीटर लगाना हो, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन उद्योगों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उद्योग अवश्य लगने चाहिए। ये जिस प्रीमिसेस में हम हैं, हम केंद्र सरकार के का आभार व्यक्त करते हैं कि हमको आगरा ट्रेड सेंटर, इतना भव्य आगरा ट्रेड सेंटर दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार की SID स्कीम के अंतर अगर इसी प्रीमिसेस में टेस्टिंग लैब और डिजाइन स्टूडियो है। टेस्टिंग लैब और डिजाइन स्टूडियो ये 10 साल से ऊपर हो गए इसको प्लान किया गया था, लेकिन आज की आवश्यकताओं को देखते हुए, जो नए QCOs आए हैं उनको देखते हुए, रीच के स्टैंडर्ड्स जो हर साल बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए इसके अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। इसके अपग्रेडेशन के लिए हम एक प्रतिवेदन भी दे रहे हैं, और एक इसका DPR आपको सबमिट करने वाले हैं कि सरकार ने आगरा के फुटवियर को ODOP में लिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और चूंकि समय आज कुछ ज्यादा हो चुका है, मैं बाकी बात ना रखते हुए जितने भी एग्जीबिटर्स हैं उनको बहुत अच्छे बिजनेस की यहाँ कामना करता हूँ, और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उस व्यक्तित्व को जिसका नाम ही अपने आप में बहुत धन्य है। उनके नाम के अंत में एक शब्द जुड़ा हुआ है, नंदी, जो ज्ञान और भक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने विभिन्न झंझावतों को झेलते हुए भी अपने व्यक्तित्व को एक नया निखार दिया है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदरणीय मुख्य अतिथि मंत्री जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया आए और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं, हम सबका मार्गदर्शन करें इन शब्दों के साथ कि अपना जमाना बनाते हैं अहले दिन, अपना जमाना बनाते हैं अहले दिन, हम वो नहीं जिनको जमाने ने बना दिया। सर्वप्रथम 3 दिवसीय मीट एट आगरा के इस 17वें संस्करण में उपस्थित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के चेयरमैन श्री राकेश गर्ग जी, एपमेक के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी गोपाल गुप्ता जी, चेयरमैन CLE श्री राजेंद्र जालान जी, फेयर चेयरमैन श्री कुलबीर सिंह जी, बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी और व्यवहारिक सुझाव रखने वाले एपमेक के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय पूरन डाबर जी, अध्यक्ष जूता एवं चर्म उद्योग विकास परिषद, संस्थापक अध्यक्ष श्री दलजीत सिंह जी, संयोजक
कैप्टन अजीत राणा जी, उपाध्यक्ष श्री राजेश सहगल जी, राजीव वासन जी, श्री प्रदीप वासन जी, फेयर ऑर्गेनाइजर माला खेड़ा जी, सह संस्थापक शारदा यूनिवर्सिटी बड़े भाई यतीन्द्र कुमार गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारे छोटे भाई चेतन गुप्ता जी, श्री गौतम मेहरा जी, श्री अजीत कलसी जी, रेणुका जी, श्री गौतम चंद्रा जी, शैलेश पाठक जी, और इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशल संचालन कर रहे रेंडा तरुण शर्मा जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले जसविंदर खेरा जी, उपस्थित श्री चंद्रमोहन सचदेवा जी, उपेंद्र सिंह लवली जी, श्री विजय सामा जी, उद्योग आयुक्त अनुज कुमार जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आर के शुक्ला जी, मंच पर सम्मानित होने वाले लीडिंग एक्सपोर्टर्स, एफमेक के सम्मानित सदस्यगण, अतिथि एवं देश दुनिया से आए हुए सभी डेलीगेट्स, सम्मानित उद्यमी निर्यातकों का, तकनीकी विशेषज्ञ, महिला उद्यमियों, युवा स्टार्टअप प्रतिनिधियों एवं मीडिया के सम्मानित साथियों, आप सभी का मैं जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, यहाँ पर जितना लिख करके दिया गया और जो मैं नोट कर पाया, मैं जिनका नाम ले पाया हूं, जिनका नहीं ले पाया हूं, आप में से एक एक का, आप में से प्रत्येक का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन न केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए सप्लाई चेन के सामर्थ्य, निर्यात क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन है। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने, चेयरमैन साहब ने बताया कि सप्लाई चेन का इकोसिस्टम ठीक नहीं है। जालान साहब ने जैसा बताया कि ये इकोसिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, तो मैं आपको बड़े ही निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि जो सिस्टम ठीक नहीं है वो हम अकेले या सरकार में बैठे अधिकारीगण ठीक नहीं कर सकते। हमें आपके महत्वपूर्ण सुझाव की जरूरत है। आप सुझाव दें, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इसको हम ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और निश्चित रूप से वो इकोसिस्टम ठीक होगा। आपका सुझाव अपेक्षित है। लंबे समय से आगरा कला और शिल्प का प्रमुख केंद्र रहा है। पर्यटन के साथ साथ जूता उद्योग भी इस ऐतिहासिक शहर की मूल पहचान से जुड़ा हुआ है। यहाँ के कारीगरों के हुनर से बने फुटवियर ने ग्लोबल मार्केट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योग को वैश्विक पहचान मिली है। स्थानीय शिल्प और कला को उचित सम्मान और प्रोत्साहन मिला है। अभी यहाँ पर उपस्थित जिनको सम्मानित किया गया, माला खेड़ा जी ने कहा जब यहाँ पर बैठी 50% से ज्यादा महिलाएं होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी ये सम्मान लेने में। तो सोचिए आपके
जो नेतृत्व करता है, आपके बीच से ही निकल करके आपके इस मंच पर बैठे हैं, उनके मन में आपके लिए चिंता है, तो मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां होनी चाहिए कि महिलाओं का सम्मान बढ़े, इसके लिए मंच चिंतित है। निश्चित रूप से डबल इंजन की हमारी सरकार ने आगरा के फुटवियर इंडस्ट्री के समग्र विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। यहाँ के स्किल और टैलेंट को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करना हमारी विशेष प्राथमिकता है। हमारी विशेष प्राथमिकता है। अभी मुझे बताया गया कि इस जहां पर हम लोग बैठे हैं, इसको डेवलप करने में, इसको बनाने में भारत सरकार का भी और उत्तर प्रदेश सरकार का भी और आप लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, निश्चित रूप से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि डबल इंजन की सरकार में हम आपके वकील के रूप में आपकी बातें वहां तक रखेंगे। और अभी जालान साहब बता ही रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आए। पीयूष गोयल जी के साथ 18 नवंबर को हम लोग एक उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के साथ एक डिनर का कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया है, तो वहां पर अपनी बातें रखेंगे। और आपको इस बात का भरोसा है, अगर 2014 से देखेंगे तो 2014 के पहले का भारत और 2014 से आज का भारत, अगर उसमें जमीन आसमान का फर्क आप महसूस करते हैं तो आपकी जोरदार तालियां चाहता हूं। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। 2014 से 2017 तक प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में जब घोषित हुए थे, पूरे देश ने, देश के मतदाताओं ने, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान की तरक्की की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति ने, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने की चाहत रखने वाले हर व्यक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए एक प्रचंड बहुमत के साथ उन्हें बैठाला। तो लगातार 3 साल में जो उन्होंने काम किया, तो 2017 में उत्तर प्रदेश की जनमानस ने आजादी के बाद पहली बार प्रचंड बहुमत देकर उत्तर प्रदेश में 325 सीट, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एनडीए को 325 सीटें मिली। तो एक प्रचंड बहुमत देकर के आपने डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाने का काम किया। और 2017 से लेकर आज 2025, इन 8 साढ़े 8 सालों में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, और पीछे जब सपा बसपा और लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, उस समय स्थिति क्या थी, उसमें भी अमूल चूल परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं बड़े दावे के साथ, दुनिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। और भारत में भी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बनकर के उभरा है। आज दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां भी और देश के बड़े उद्योग घराने भी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के लिए पहल कर रहे हैं। और आए दिन आप अखबार में, टेलीविजन में देखते हैं कि तमाम इंडस्ट्री का लोकार्पण हो रहा है। और अब तक हम आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि 4,000 करोड़ रुपए तक हम इंसेंटिव बांट चुके हैं। अभी तक 4,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव के रूप में लोगों को दे चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये डबल इंजन की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा माहौल दिया है कि इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्री को खुल करके काम कर सके, उसे किसी तरह की अड़चन ना आए। और मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो मैंने भी अपने अधिकारियों को, हमारे यहाँ जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना था तो अवनीश अवस्थी, आप सब लोग नाम जानते ही होंगे, ये उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पर रहे हैं। अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल,
अरविंद कुमार जी जो प्रमुख सचिव गृह भी रहे, IIDC भी रहे, मनोज कुमार सिंह अभी दीपक कुमार जी हैं। जिस समय हमने इंडस्ट्री का चार्ज लिया तो हमने कहा कि देखिए भाई, अभी पुराना जमाना चला गया कि जब बजाज सुपर स्कूटर लेनी होती थी तो 500 रुपए दे करके आदमी बुक कराता था, और साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद जब नंबर आता था तो कोई ऑन देता था कि भाई ये स्कूटर हमें दे दो, 10,000 ब्लैक का ले लो। 10,000 ऑन दे करके लेता था। अब जमाना बदल गया। अब आज आपको चाहे वो टाटा की गाड़ी लेनी हो, चाहे महिंद्रा की गाड़ी लेनी हो, चाहे मारुति की लेनी हो, और चाहे BMW और मर्सिडीज लेनी हो, आप जाकर के शोरूम में जब आप जाते हैं तो वो ये भी नहीं देखता कि आप ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, आपके पास इतने पैसे हैं कि नहीं। चाहे मर्सिडीज हो चाहे BMW, उसके सारे फीचर्स बताता है, ब्रोशर देता है, गाड़ी में बैठाल करके दिखाता है, उसकी खूबी बताता है। और जब घर चले आते हैं तो फोन पर बताता है कि अगर 30 तारीख से पहले ले लेंगे तो हम आपको ये स्कीम देंगे, ऐसी सीरीज फ्री देंगे, या फिर बताता है कि इस समय ये स्कीम चल रही है, हम आपको ये फ्री दे देंगे। यदि आप गाड़ी लेकर के भी चले आते हैं तो भी आपके दरवाजे पर आ जाता है कि BMW लेके आए तो मर्सिडीज ले आए, कि भाई आपने ले लिया, कोई बात नहीं, टेस्ट ड्राइव ले लिया। आप कहते हो हमने ले लिया, हमें क्या करना है टेस्ट ड्राइव लेके? कहते नहीं नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। उसी तरह से हमने अपने अधिकारियों को बुला करके कहा कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने वाला अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए हमसे संपर्क करता है तो जब तक उसकी इंडस्ट्री लग न जाए, हमें हैंड होल्डिंग करके उसकी इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने में उसकी मदद करनी। इस तरह से हमें काम करना है, इस तरह से हमें बदलाव करना है। अभी बाबूजी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी भी, सिंगल विंडो की कुछ समस्याएं हमने महसूस करी। मैं खुद भी इंडस्ट्री से हूं, मैंने भी इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री चलाई, तो मुझे पता है। तो मैंने कहा कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, इन्वेस्ट यूपी में आया, अपना नाम पता पूरा बैलेंस शीट और सब कुछ रख दिया, और सारा कुछ भरने के बाद जब अथॉरिटी जाता है तो अथॉरिटी वाले फिर से वही नाम पता और पूरा टर्नओवर सब कुछ पूछते हैं। तो मैंने नाम पता, पिताजी का नाम फिर से बताएं, फिर दूसरी जगह में फिर से बताएं। तो ये क्यों? सिंगल विंडो का मतलब कि एक जगह हमने भर दिया तो जिसको जो चाहिए वहीं से उठा ले, उसकी स्क्रीन पर वो दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमने बात की है सिंगल विंडो एक्ट बनाने की बात। जैसे गुजरात में सिंगल विंडो एक्ट है, तो सिंगल विंडो एक्ट में जिम्मेदारी होगी जो ऑफिसर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, उसमें क्या क्या समस्या आई, उसके मिनट्स बनेंगे, उसको सॉल्व करने की दिशा में क्या काम करना है, और करके उनको मिनट्स में रिजल्ट बताना है। इसलिए सिंगल विंडो एक्ट बने, और जो सत्ता में सर्वोच्च पर, माने IIDC के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास है, प्रमुख सचिव के पास है, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए ताकि नीचे के स्तर से ही उसका समाधान हो सके। इसके लिए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इन्वेस्टर के लिए जो एक सिंगल विंडो एक्ट बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरा, जो इन्वेस्ट यूपी के लोग जाएं बाहर ज्वाइंट वेंचर के लिए, अग्रेसिव होकर के काम करें, इसके लिए भी मैं अधिकारियों को बुला करके उनसे डिस्कस करूंगा। अगर कुछ जरूरत पड़े तो आपसे भी मैं सहयोग लूंगा। मैं आपको इसके लिए इंश्योर करना चाहता हूं। डबल इंजन की हमारी सरकार ने आगरा के फुटवेयर इंडस्ट्री के समग्र विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। यहाँ स्किल और टैलेंट को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करना हमारी विशेष प्राथमिकता है। पिछले 8 वर्षों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को वास्तविक अर्थों में वन प्लेटफॉर्म पर वन क्लियरेंस की दिशा में हम आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो समस्याएं अभी, क्योंकि आप देखते हैं जब GST आया था तब भी एक तमाम चीजें थी कि ये भी ठीक होना चाहिए, ये कुछ ठीक नहीं है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तो जब भी कोई नया सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं, अपने यहाँ ही कोई सॉफ्टवेयर बनवा करके लगाते हैं, अपनी इंडस्ट्री से लेकर के, मतलब रॉ मटेरियल से डाल करके फिनिश गुड तक और अकाउंट तक, जब हम उसको जोड़ते हैं तो तमाम समस्याएं आती है, धीरे धीरे उसका समाधान किया जाता था।
तो इसी तरह से इसमें जो जो समस्या आ रही है, हम तक आ जा रही है, उसका समाधान करने के लिए हम लोग एक छोटी बैठक करके जो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके, जो उसके एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए कमिटमेंट भी महत्वपूर्ण है और कंप्लायंस भी महत्वपूर्ण। हमारे लिए कंप्लायंस भी महत्वपूर्ण है, और जैसे कमिटमेंट महत्वपूर्ण है वैसे कंप्लायंस भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक इन्वेस्टमेंट के इंटेंट को धरातल पर साकार होने तक फॉलो अप करना हमारी अभिन्न कार्यशैली का हिस्सा है। इसी का परिणाम है आज हमें भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में नई पहचान मिली। भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में नई पहचान मिली है। हम लैंडलॉक स्टेट कहे जाते थे, इस दिशा में भी हमने काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लोकसभा का क्षेत्र है वाराणसी से लेकर हल्दिया तक हमने वाटरवे भी बनाने का काम किया। आपको बताते हुए गर्व हो रहा, 37.7 पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे है, पूरे देश के एक्सप्रेसवे का 37.7% जब प्रधानमंत्री जी ने 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो पूरे देश के एक्सप्रेसवे का 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में हो गया। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो लगभग बनकर के तैयार है। थोड़ा मोड़ा जो काम बचा हुआ, काम तेजी से चल रहा है, आप सब जानते हैं, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक, फिर प्रयागराज से भी उसको आगे सोनभद्र और चित्रकूट सब जगह हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी 7 और एक्सप्रेसवे हम बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही देश के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से अधिक भाग अकेले उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे इकोसिस्टम को ठीक करेगा। हमने जो ये एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे जो भी शहर पड़ रहे हैं, जो भी नोड पड़ रहे हैं, वहां बड़ी जमीन लेकर के इंडस्ट्री को सस्ती जमीन मुहैया कराएं, इस दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, एक्सपोर्ट, एयरपोर्ट, वाटरवेज की श्रृंखला ने निर्यात और निवेश दोनों को गतिशील बनाया है। संपूर्ण निवेश की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी और समयबद्ध हुई है। फुटवियर इंडस्ट्री में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी हमसे पहले वक्ताओं ने इसकी बात को कहा है। आज उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात में लेदर इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 13,000 करोड़ है। अभी बताया गया 13,000 करोड़ है। उत्तर प्रदेश देश में लेदर पॉलिसी लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बनकर के उभरा है। अभी उत्तर प्रदेश की जो पॉलिसी बनी है, जालान साहब डे टू डे उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी बनकर के आई है। और जब खुद उन्होंने, आपके चेयरमैन ने ऐसा कहा है कि देश की सबसे अच्छी पॉलिसी है, तो आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रतिनिधित्व के रूप में वो कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी एक अच्छी पॉलिसी बनकर के आई है। फिर भी इसमें भी कुछ सुधार करने की जरूरत हुई, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इस बात का हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। यह कदम फुटवियर एक्सपोर्ट को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। डबल इंजन की हमारी सरकार ने फुटवियर इंडस्ट्री को निरंतर प्रोत्साहन दिया है। भारत के फुटवियर एक्सपोर्ट को में अगर आगरा, कानपुर, नोएडा, उन्नाव और लखनऊ की भूमिका निर्णायक है। ईडा फुटवियर पार्क, लेदर क्लस्टर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स वैश्विक स्तर की सुविधाएं तैयार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को ग्लोबल फूड फैक्ट्री के रूप में स्थापित करने में उत्तर प्रदेश की भूमिका अग्रणी हो, और अग्रणी राज्य बने। वो बिना आपके संभव नहीं है, आपके सहयोग से ये संभव होगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर इसमें सहयोग करेंगे। पिछले 8 वर्षों के दौरान सहयोग, संवाद के माध्यम से समाधान हमारा वर्क कल्चर रहा है। शोध, नवाचार, तकनीकी और स्किल को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार के साथ साथ उद्यमिता से जुड़ी संस्थाओं और संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मीट एट आगरा
का मंच इस भूमिका को स्वीकार करने का एक सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन नीतिगत संवाद, तकनीकी साझेदारी और नई व्यावसायिक संभावनाओं का बेहतरीन माध्यम बना है। एफमैक के सभी सदस्यों, विशेष रूप से गोपाल गुप्ता बाबूजी को, जिस व्यक्तिगत लगन और परिश्रम के साथ इस आयोजन में समर्पित भाव से लगे हैं, वह इसकी अपार सफलता की बुनियाद है। आपने इस कार्यक्रम में मुझे चीफ गेस्ट बनाने के लिए जो मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सर झुका करके आपको प्रणाम करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपकी पूरी टीम जिस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और पूरी इंडस्ट्री के एक एक समस्याओं के समाधान के लिए लगी है, मुझे पूरा भरोसा है कि इंडस्ट्री दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करेगी। इस वर्ष दुनिया भर के 250 से अधिक एग्जीबिटर्स, 8,000 ट्रेड विजिटर्स और 25,000 से अधिक फुटफॉल की संभावना है। भारत दुनिया के कुल फुटवियर उत्पादन का लगभग 13% हिस्सा मैन्युफैक्चर करता है, जबकि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.2% है। ये कैसे बढ़े, इसकी भी हम लोगों को योजना बनानी पड़ेगी, और केवल योजना नहीं बनानी पड़ेगी, योजना कैसे अपनी टारगेट और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस पे भी हमें काम करना है। हमारे पास उत्पादन और निर्यात दोनों में वृद्धि की अपार संभावना है। मीट एट आगरा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन इन लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति में बेहद महत्वपूर्ण है। मैं इस आयोजन से जुड़े एफमैक के सभी पदाधिकारियों, वरिष्ठ सदस्यों को बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन की सफलता और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपनी शुभकामना देता हूं। आइए हम सब मिल करके फुटवियर इंडस्ट्रीज में निर्यात, वृद्धि, उद्योग विकास और रोजगार सृजन के नए अध्याय को गढ़ने में अपना सर्वोत्तम योगदान सुनिश्चित करें। अभी इसका उद्घाटन एक नई परंपरा के साथ घंटा बजा करके किया गया। मैं इस शंखनाद जो आपने इस घंटे से शंखनाद किया और घंटा बजाया गया और शंखनाद करके इसकी जो उद्घोष की गई है, मैं ऐसा समझता हूं कि जो ये आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम है बहुत ही सफल होगा और बहुत ही सराहनीय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2047 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो 2047 हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए, ऐसी सोच के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आज उसी सोच का नतीजा है कि 2014 के बाद आज हम भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से इसमें हम सबको एक जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा और मैं इंडस्ट्री के सभी पदाधिकारियों को जो यहाँ पर बैठे हैं, आपको इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी की बात हो रही थी, तो हमने मैं आप सबसे कहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग इंडस्ट्री चलाते, किसी को उधार दे दीजिए और ना मांगिए 1 साल, फिर झगड़ा हो जाएगा मांगते समय, फिर कहेगा कल देंगे, परसों देंगे, तो उधार का बाप तगादा। तो केवल मंच पे भाषण देने से ये खत्म नहीं होगा। आप आए, हमसे बात करें, हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के जो भी इसको देख रहे हैं उनको बुला करके आपके सामने बात करेंगे ताकि उसकी पैरवी हो और आपके बताए अनुसार जो आप बता रहे हैं उसको वहां ढंग से रखा जा सके, और रखा जा सके तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो हमें पीछे पड़ना पड़ेगा। जब हम पीछे पड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो इंडस्ट्री की समस्या है उसका समाधान होगा। मैं पुनः आप सबका, आपके इस सफल आयोजन के लिए, आप में जिनका मैं नाम ले पाया हूँ, नहीं ले पाया, इस कार्यक्रम के आयोजन में बड़ी लंबी चौड़ी टीम लगी है, टीम के एक एक सदस्यों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने अपने उद्बोधन में न केवल प्रेरणा दी, विभिन्न जानकारियां दी और एक नया उत्साहवर्धन किया है अपनी उद्बोधन से।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन का और इस सुंदर उद्बोधन है। तो कार्यक्रम के समापन की बेला में मैं आगे बढ़ूं उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य कुछ और नाम मेरे सामने आए हैं। श्री अमित मगन जी, राजेश मगन जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री प्रमोद सिंघल जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। श्री प्रदीप अग्रवाल जी हमारे बीच, उनका स्वागत है। अभय गुप्ता जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत किया। इस कार्यक्रम की योजना बनाने में महेंद्र जी ने हमें बहुत सहयोग किया, हमारे मंचंदा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं सभी से आग्रह करूंगा, अजय शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत बनाने में लगातार मेहनत करी, और सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मंत्री जी को साथ लेकर नीचे प्रदर्शनी हॉल में जाएंगे सभी लोग, और उसी हॉल में प्रदर्शनी का औपचारिक